गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 168 है। ये टेस्ट सीरीज आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इसमें प्रश्न होंगे इकोनॉमिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 167 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, यानी इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में वृद्धि, उपरोक्त सभी। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग को, उत्पादकता में वृद्धि को, कुशलता में विकास को, सभी को। तो डी है इसका आंसर। देखिए, मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी के समान ही माना गया है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा, जिसका क्रमिक विस्तार निम्नलिखित है। कुशलता में विकास होगा, संसाधनों का समुचित प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन पर नवीन अध्याय जोड़ा गया? हर साल निकलता है इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। एग्जाम में प्रश्न भी बनते हैं उससे। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन पर नवीन अध्याय जोड़ा गया, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पर एक नवीन अध्याय जोड़ा गया। वर्ष 2004-5 में, 11-12 में, 12-13 में, या फिर 13-14 के आर्थिक सर्वेक्षण में? ये जोड़ा गया था वर्ष 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में। बी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ एआरओ की। तो वर्ष 2011-12 के आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास पर जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तीसरा प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका क्या अर्थ है? मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व है, आर्थिक विकास में विदेशियों का सहयोग है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है ये। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका अर्थ है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, सी। देखिए, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है। नंबर 4 पर आ जाइए। यदि दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं, तो वास्तविक आय जो है आधी रह जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, दी हुई समय अवधि है। मान लीजिए कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही थी, वो 20 रुपये की मिल रही है, ठीक है। और जो इनकम थी पहले भी 10,000 थी और अब हो गई वो 20,000, ठीक है। तो जो चीज़ 10 में मिल रही थी, 10,000 इनकम थी, 20 रुपये में मिल रही है, तो इनकम भी बढ़ गई है, दोगुनी हो गई। तो दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं, तो वास्तविक आय जो है वो तो अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। सी है इसका आंसर। देखिए, दी हुई समय अवधि में कीमतें मौद्रिक आय दोगुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देगी। इसमें वास्तविक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह विचार निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया था? पीसी महालनोबिस, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, या अमर्त्य सेन? भविष्य में यानी फ्यूचर में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह विचार है अमर्त्य सेन का। ए है इसका आंसर। देखिए, यह विचार अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा व्यक्त किया गया था। इस तरह के प्रश्न एक लाइन में पूछ लेते हैं, याद रखिएगा। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, एससीओ, आरबीआई, या सेबी? भारत में नेशनल इनकम की गणना करता है कौन? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली नोडल संस्था है। और राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना करने की विधियां कौन कौन सी हैं? उत्पाद विधि, आय विधि और उपभोग विधि। थोड़ा इतिहास से चलेंगे। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान का अगर इतिहास हम देखें तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का जो पहला प्रयास किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। कब किया था? 1867-68 में। और इसके बाद देश की आज़ादी के बाद 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? आरबीआई और सभी कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई साथ ही एसबीआई, एससीओ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, या आरबीआई और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम आरबीआई का है और एससीओ का है, तो ए है इसका आंसर। देखिए, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, तो ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, पूछ रहा है। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि, भूमि जोत का छोटा आकार। भारत की जो एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, उसकी निम्न प्रोडक्टिविटी है, लो प्रोडक्टिविटी है। उसका कारण कौन कौन से हैं, पहले देख लेते हैं। जनसंख्या का दबाव है, प्रचंड बेरोजगारी है, भूमि जोत का छोटा आकार है, लेकिन सहकारी कृषि नहीं है। यही आंसर है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद यानी देश की आज़ादी के बाद के प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया। सहकारी कृषि यानी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर उत्पादकता में वृद्धि करती है। इस प्रकार सहकारी कृषि या कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। और बाकी विकल्प में अन्य सभी जो कारण दिए हैं वो भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण है, तो सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सीधे सीधे इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? कभी भी पूछ लेता है इसको। 1992 में, 1992। तो किसान वही योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में लागू की गई। 10वां प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ये पंतनगर में, ए है इसका आंसर। वो वर्ष 1960 में, दोनों को याद रखिएगा। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जो पंतनगर उत्तराखंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? कृषि उपज मंडी समिति ये नहीं करता। विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय का ये भी नहीं करता। कृषि लागत और मूल्य आयोग ये करता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी या आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, ये है इसका आंसर। तो गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदन आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी या मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारतीय सब्जी शोध संस्थान इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? यह है यूपी में। यूपी में तो वाराणसी में। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। मैच करने के लिए पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? यह है कर्नाटक। देखिए, भारत में शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का स्थान है। भारत में 8 कोर सेक्टर हैं, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? भारत के 8 कोर सेक्टर में कोयला है, सीमेंट भी है, प्राकृतिक गैस भी है, रसायन इसमें नहीं है, तो डी है इसका आंसर। देखिए, भारत में 8 कोर सेक्टर कौन कौन से? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। ठीक है, तो रसायन नहीं है, डी है आंसर।
रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग निम्नलिखित में से क्या है? सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या पीतल का सामान? देखिए, तो हैंडलूम ही है, हथकरघा बी है इसका आंसर। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। अर्थ हथकरघा, कपड़ा बुनने का एक करघा जो हाथ से चला जाता है, यानी हैंडलूम। नंबर 16 पर आ जाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं? गैर वित्तीय ऋण: परिवारों का बकाया गृह ऋण, घर का लोन, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, वो भी लोन ही हो गया, राजकोषीय बिल। कौन कौन से गैर वित्तीय ऋण हैं? क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, ये भी है गैर वित्तीय ऋण। परिवारों का जो बकाया गृह ऋण है, यानी जो हाउस लोन बचा हुआ है, राजकोषीय बिल। तो सारे के सारे हैं, ये डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो गैर वित्तीय ऋण है उसमें सम्मिलित है क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, परिवारों का बकाया गृह ऋण, गैर वित्तीय औद्योगिक ऋण, राजकोषीय बिल या सरकार द्वारा दिया गया ऋण। ठीक है, ये सारे के सारे गैर वित्तीय ऋण है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारत में से निम्न में से कौन राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी निरूपित करता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी पूछ लेगा राजकोषीय नीति कौन बनाता है, कभी पूछ लेगा मौद्रिक नीति कौन बनाता है, दोनों का अलग अलग आंसर है। तो राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी ये तो सरकार बनाएगी, सरकार में भी वित्त मंत्रालय। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो भारत में राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय। अगर मौद्रिक नीति पूछ ले, मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो आरबीआई बनाती है, भारतीय रिजर्व बैंक। दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? ठीक है, इफ द इंटरेस्ट पेमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोस फिजिकल डेफिसिट देन द रिमाइंडर इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? राजस्व घाटा, बजटीय घाटा, मौद्रिकृत घाटा या सकल प्राथमिक घाटा? उसको कहेंगे सकल प्राथमिक घाटा, ए है इसका आंसर। देखिए, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को सकल प्राथमिक घाटा कहा जाता है, यानी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो अतः सकल प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, सेबी की सिफारिश पर? प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम में वित्त मंत्रालय लगाकर या आरबीआई लगाकर गलत कर दिया जाता है, जबकि इसका आंसर है वित्त आयोग की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा किया जाता है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है, बी है इसका आंसर। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? फाइनेंस कमीशन। ये प्रश्न अभी 14 तारीख को जो यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछ लिया था ये अनुच्छेद। तो ये आर्टिकल है 280 और 324 जरूर रखते हैं इसमें हमेशा, फाइनेंस कमीशन है इसमें। तो केंद्र राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण पर सिफारिश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रावधान है और 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि और जो ऑप्शंस में आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 213, 324, 371। राज्यपाल को यानी स्टेट के गवर्नर को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रावधान है और अनुच्छेद 371 में गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। तो ये कुछ 20 प्रश्न थे इकोनॉमिक्स के, एक आधा प्रश्न इसमें पॉलिटी का था, इंपॉर्टेंट है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर एस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।